Hello, hello everyone. Myself Ankit Pratap. I am an assistant professor in SR Institute of Management Technology, लखनऊ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे हम लोग। तो यूनिट फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कंसेप्ट के साथ में कि क्या है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, एंड देन इस चैप्टर के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी स्टडी करेंगे। नाउ वी गेट स्टार्ट। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है। तो कोई स्ट्रेस की अगर छोटी सी डेफिनेशन दी जाए, जब आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रेस क्या है इसको डिफाइन करिए एक लाइन में, तो आप ये बात बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, मीन्स जो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करोगे किसी भी मेंबर के ऊपर, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर आपको स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि अगर स्ट्रेस को डिफाइन कैसे किया जाए, तो व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, ए रेजिस्टिंग फोर्स इज सेट अप इन कंपोनेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस force per unit area acting on a material is called the stress at a point. Yani if you explain and define stress, then you can write down this definition in your exam. But अगर मैं इस कंसेप्ट को समझूं कि स्ट्रेस को डिफाइन कैसे किया जाता है, ये यहाँ पर लिखा गया है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, देखिए कोई भी अगर मैं बात करूँ बॉडी की, तो जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि एक बॉडी है, ठीक है, मैंने ये एज्यूम कर लिया एक बॉडी है। अब ये बॉडी के ऊपर एक आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अब मान लिया कि ये आपने एक कैपिटल पी आपने क्या किया यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब कैपिटल पी आपने लोड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ये टेंसाइल लोड मैंने लिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो होगा क्या यहाँ पर कि जब आपने यहाँ पर टेंसाइल लोड कैपिटल पी अप्लाई किया होगा, तो बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इस बॉडी को फोर्स अप्लाई करेंगे कैपिटल पी, तो बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन डिफॉर्मेशन भी एक लिमिट तक ही होता है, मतलब बॉडी का जो शेप एंड साइज में चेंजमेंट होगा एक लिमिट तक होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक बॉडी खुद ही एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट करेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देन आप स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो यानी कि जो आपका फोर्स को इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, इसका एरिया मैंने मान लिया कैपिटल ए, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया से क्या कर दिया आप डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये जो आपका निकल के आएगा जिसको आप नॉर्मल स्ट्रेस ही बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 पास्कल के बराबर होगा, ठीक है। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट है, या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूनिट है इसकी, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी क्या है, यूनिट हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस या फिर सिंपल स्ट्रेस को आपने को समझना है एक लाइन में, तो हम ये बात कह सकते हैं रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस या सिंपल स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमने कैपिटल पी फोर्स या कोई भी फोर्स में अप्लाई किया हुआ है, तो बॉडी डिफॉर्म होती है। बॉडी डिफॉर्म हो गई, इसी शेप में चेंजमेंट शुरू होगा, लेकिन एक इसमें जो चेंजमेंट शुरू होगा एक लिमिट तक ही होगा, उसके बाद क्या होगा, वो डिफॉर्मेशन रुक जाएगा। वो डिफॉर्मेशन क्यों रुक रहा है, वो डिफॉर्मेशन इसलिए रुक रहा है क्योंकि बॉडी ने क्या किया होगा, उतने ही अमाउंट का एक रेजिस्टिंग फोर्स उसके अगेंस्ट में क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि अगर एक कोई बॉडी अगर आप लें और यहाँ पर एक आपने फोर्स कैपिटल पी अप्लाई कर दिया, तो होगा क्या, ये पी फोर्स यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पर अगर बॉडी के अंदर देखा जाए, तो ये जो आपका एक्सटर्नल फोर्स था,
ये जो आपका एक्सटर्नल फोर्स था वो राइटवर्ड डायरेक्शन में था, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक आपका रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा जिसको मैं पी डैश बोल रहा हूँ। अब क्योंकि ये पी डैश यानी रेजिस्टिंग फोर्स बराबर होगा अप्लाइड फोर्स के, ठीक है, और जब यहाँ पर आप स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आप सीधे बोल सकते हैं रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, आई थिंक इस समझ में आगे होगी, स्ट्रेस के बारे में आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो बाकी मैंने बताया हुआ है कि सिंपल डेफिनेशन, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, अब स्ट्रेस की डेफिनेशन समझ ली, स्ट्रेस के हमने यूनिट समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सी स्ट्रेस की। क्या होता है सी स्ट्रेस? देखिए, जब मैं सिंपल स्ट्रेस की बात कर रही, स्ट्रेस की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने सिंपल स्ट्रेस को बोला था, ठीक है। ये बोला तो नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पर जो ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल पी फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है बॉडी के ऊपर अप्लाई किया हुआ, होल बॉडी के ऊपर लग रहा है कैपिटल पी फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूँ तो ये भी क्या होता है, फोर्स ही होता है। क्या लिखा हुआ है, पी डैश अपॉन ए, यानी कि क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो है ये भी फोर्स। बस फर्क इतना है यहाँ पर कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स ये बताता है, कहाँ बताता है, ये एलिमेंट बताता है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एक छोटे छोटे एलिमेंट बहुत सारे निकाल लूँ मैं, उस एलिमेंट को मैं बाहर निकालूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने एलिमेंट, ये छोटा सा स्मॉल पार्ट एक एलिमेंट दिख रहा होगा, वो यहाँ पर आपको, इसको मैंने एनलार्ज कर दिया, और यहाँ पर जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स यानी पी डैश डिवाइड बाई एरिया, क्योंकि ये पी डैश रेजिस्टिंग फोर्स बराबर है अप्लाइड फोर्स के जो कि आपने अप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो पी डैश अपॉन एरिया हो जाएगी। पी डैश पी के बराबर क्यों होता है, क्योंकि बॉडी अलग नहीं होता है, बॉडी डिफॉर्म होगा, कुछ चेंजमेंट आएगा शेप एंड साइज में, लेकिन अलग नहीं हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल डिफरेंट नहीं, यानी कि टूट के अलग हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेस के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सी एस क्या होता है, तो सी एस के बारे में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, when forces are transmitted from one part of the body to other, the stresses developed in a plane parallel to the applied force are the shear stress. Shear stress act parallel to plane of intersect. Force P is applied transverse to member AB as shown in figure. The corresponding internal forces act in the plane of the section C and are called shear forces. The corresponding average shear stress. देखो, यहाँ पर तो ये तो आपने डेफिनेशन समझ ली, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम समझेंगे कि सी एस क्या है क्या नहीं। तो देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ सी स्ट्रेस की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शेयर फोर्स भी आएगा, और शेयर फोर्स आएगा, देखिए देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, कोई बॉडी है, तो बॉडी में क्या किया हमने, पी फोर्स डाउनवर्ड लगाया और पी अपर लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शेयरिंग शुरू हो जाएगी। शेयरिंग मतलब यहाँ पर ये जो मेंबर है वो इस क्रॉस सेक्शन में क्या हो सकता है, स्लाइड कर सकता है, यानी कि स्लाइड हो सकता है। तो स्लाइड होने का एक एग्जाम्पल अगर आपको समझना चाहते हो तो कैसे समझोगे, देखो एक प्लेट ये हो गई, मैं दो प्लेट लेता हूँ, ठीक है, और इन दो प्लेटों को, ये दो प्लेटें हैं, ये मान लिया कि नट बोल्ट से टाइट है, नट बोल्ट लगाया गया इसमें, ठीक है, नट बोल्ट लगाया गया, ठीक है, मैंने मान लिया कि नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दो प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो इन दो प्लेटों में अगर मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया है और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, जब दो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देंगे, मान लिया टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो प्लेट है या फिर ये प्लेट अगर अलग होगी, तो दो प्लेट ज्वाइन किया गया है नट बोल्ट की हेल्प से, या रिविट कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नट बोल्ट ही इस्तेमाल करें, आप रिविट कर सकते हैं। तो रिविटिंग ज्वाइंट है, तो यहाँ से क्या होगा, ये फेलियर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। क्यों यहाँ से होगा, क्योंकि ये प्लेट जब इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये प्लेट आपका इस डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब ये राइटवर्ड खींच रहा है, और जो ऊपर वाला प्लेट है वो लेफ्टवर्ड खींच रहा है। तो यहाँ पर जो आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो इससे अप्लाई किया हुआ है, तो होगा क्या, ये जो प्लेट है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, अलग हो सकती है। यानी यहाँ से क्यों अलग होगी, क्योंकि ये जो आपने नट बोल्ट लगा रखा है इस पर क्या होगा, यहाँ पर एक शियर फोर्स क्रिएट होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका नट बोल्ट है,
तो यहाँ पर ये इस तरीके से अलग हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए ये देखा जाएगा, ये देखा जाएगा, तो ये जो आपका जो फेलियर हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो फोर्स है ये पी, ये कहाँ लग रहा है, इस फेस के टेंजेंट लगेगा। क्या लगेगा, टेंजेंट लगेगा, फेस क्या लगेगा, टेंजेंट लगेगा। तो जब कभी किसी प्लेन के टेंजेंट फोर्स अप्लाई होता है, जब किसी प्लेन के ये टेंजेंट फोर्स अप्लाई होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीएफ फोर्स। और इसी सीयर फोर्स को अगर हम उसके पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड करें जितने में लग रहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीयर स्ट्रेस। मतलब हम सीयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं सीयर स्ट्रेस, इट इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ सीयर फोर्स की, तो सीयर फोर्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कौन सा एरिया, जो ये नेट बोल्ट का एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा प्लेट को, यहाँ से ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है। तो शियर स्ट्रेस का मतलब ये है कि शियर फोर्स जो लग रहा है पर्टिकुलर किसी भी प्लेन के टेंजेंट, तो उसके टेंजेंट जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं शियर फोर्स। और ये शियर फोर्स जब आपका उसी पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हम क्या बोल लेंगे, शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ओके, तो वही यहाँ पर जो डिफाइन किया गया, व्हेन फोर्सेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अदर, यानी कि किसी बॉडी के एक पार्ट को दो पार्ट में क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, ताकि वो स्लाइड कर जाए। ठीक है, यानी कि अगर ये देखिए मेरी हथेली है, तो हथेली में अगर मैं इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी ये सरफेस है, इस पर कैसा फोर्स आएगा, शियर फोर्स आएगा। कैसा फोर्स आएगा, शियर फोर्स। अब इस शियर फोर्स को इस पर्टिकुलर एरिया से अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेस। यानी शियर से निकालने के लिए शियर फोर्स में से हम उस पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब अगर ये बात मैं एलिमेंट पे बात करूँ, तो सी की बात कर रहा हूँ, तो एलिमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि देखो बॉडी में क्या लगता है, फोर्स, लेकिन एलिमेंट में क्या लगता है, स्ट्रेस लगता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि अगर ये यहाँ के मैं किसी एलिमेंट की बात करूँ, तो एलिमेंट क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस पॉइंट से ही छोटा होगा। तो इस एलिमेंट को थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके दिखाऊँ, तो आपने क्या किया हुआ था, एक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, और एक आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था। तो इस डायरेक्शन में अप्लाई करने से जो आपका जो सीएसटेस की जो वैल्यू है, ये टाउ, यानी टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एरिया हो जाएगा, और यहाँ पर ये टाउ हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा अप्लाइड अप्लाइड ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सीएसटेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर इस एलिमेंट में, यानी कि एलिमेंट बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, यानी छोटा सा मैं पार्ट निकाल के यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यानी जो डायग्राम आपका ये बना हुआ है, ये एक प्लेट हो गई, एक बॉडी हो गई, इस पर हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के टेंजेंट फोर्स अप्लाई करने की कोशिश किया है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो स्लाइड होगा। जब स्लाइड होगा तो वहाँ पर एक शियर स्लाइड कराएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मेंबर को। ठीक है, यानी कि जो सी प्लेन है, इस सी प्लेन के टेंजेंट ये फोर्स अप्लाई किया गया है, तो सी प्लेन के अबाउट क्या होगा, ये आपका स्लाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब स्लाइड कराओगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शियर फोर्स की, तो ये पी क्या हो जाएगा, यहाँ पर शियर फोर्स हो जाएगा। तो एलिमेंट में बात करेंगे तो क्या निकल के आता है, सी स्ट्रेस निकल के आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस एलिमेंट में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, सी स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो शियर फोर्स को जब डिवाइड करोगे उस पर्टिकुलर एरिया से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी स्ट्रेस। अब ये सी स्ट्रेस तो आपने देख लिया। अब कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को अगर इस तरह से घुमाओगे तो ये घूम तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं घूमा, क्योंकि इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक एक सी स्ट्रेस और इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। क्या होगा, एक सी एच एस और इंड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सी एच एस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सी एच एस। मतलब ये तो कपल हो गया, ये तो अप्लाइड था, ये क्या था, ये तो आपने अप्लाई किया हुआ था सी एच एस। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो इस एलिमेंट को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। बट जब क्या करेगा, बॉडी तो अगर स्टेबल रहना चाहती है, तो बॉडी क्या करेगी, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक रेस्टिंग या कपल एक जनरेट कर लेगा, जो कि इसको स्टेबल रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या कहते हैं सी स्ट्रेस को, कैसे डिफाइन किया गया, सी स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए, व्हेन फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अदर,
ओके, द स्ट्रेसेस डेवलप इन ए प्लेन पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स आर द शियर स्ट्रेस। मतलब कहने का यहाँ पर सीधा मतलब है कि जब कभी हम बात कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, कोई बॉडी लिया, जैसे नट बोल्ट से इस दो प्लेट को टाइट किया गया था, तो प्लेट के प्लेट पर शियर स्ट्रेस नहीं आएगा, जो जहाँ पे ये प्लेट का कांटेक्ट है, यानी कि ये जो नट बोल्ट से कसा गया है, तो नट बोल्ट पर कसा गया, तो इस बोल्ट के ऊपर इस प्लेन में जहाँ पे ज्वाइन किया गया, यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया राइट डायरेक्शन में, इसको आपने अप्लाई किया लेफ्ट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये प्लेट को अलग कर सकता है, लेकिन जब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या होगा, एक शियर फोर्स क्रिएट होगा, वो शियर फोर्स इस प्लेट को दो पार्ट डिवाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब ये शियर फोर्स को इस पर्टिकुलर एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे, तो वही हमें क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस। वही क्या मिलेगा हमको, शियर स्ट्रेस। यानी कि किसी भी प्लेन के टेंजेंट जब कोई फोर्स लगता है तो वो शियर फोर्स होता है, और शियर फोर्स को इस पर्टिकुलर जिस प्लेन पर लगा हुआ है उस प्लेन के एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा हमको, शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की। अगर मैं टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की बात करूं, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की, तो देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रेस आएंगे। एक सिंपल स्ट्रेस होगा, एक होगा इनडायरेक्ट स्ट्रेस, एक होगा कंपाउंड स्ट्रेस। जब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल स्ट्रेस की, तो सिंपल स्ट्रेस में तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक टेंसाइल होगा, एक कंप्रेसिव होगा, एक क्या होगा, शियर होगा। देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब किसी मेंबर में आप क्या करोगे, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे, उस टेंसाइल फोर्स की वजह से उस बॉडी के एलिमेंट पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस या टेंशन। ओके, जब बात करेंगे कंप्रेसिव, तो इसका उल्टा कर लो, यानी कि ये बॉडी क्या करना है, हम कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, कोई मेंबर है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे मान लिया मैंने इस टेंशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो इस डायग्राम में आप दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये जो बॉडी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पी फोर्स अप्लाई कर दिया। कैपिटल पी फोर्स क्या है, बॉडी को, ये इस बॉडी के ऊपर क्या है, टेंसाइल फोर्स है। अब ये बॉडी को टेंसाइल फोर्स आपने अप्लाई कर दिया है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर मैं, ये तो बॉडी हो गई, ठीक है, तो बॉडी हो गई। अगर मैं एलिमेंट पे बात करूं, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, एलिमेंट जानते हो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, यानी 1 mm² से भी छोटा होता है, यानी एक पॉइंट जो मैं लगा रहा हूँ इससे भी छोटा होता है, यानी पॉइंट जो लगा रहा हूँ ना इससे भी छोटा होता है। तो इस एलिमेंट पे अगर आपको फाइंड आउट करना है कि यानी ये इस बॉडी को फोर्स कैसा लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कैसा है, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। और जब टेंसाइल फोर्स आप पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करोगे, तो वही क्या बन जाएगा आपका, वही क्या बन जाएगा, स्ट्रेस। कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बन जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बन जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान रखिएगा इस बात को, ये जो लिखा गया है ये होगा फोर्स कौन सा, रेजिस्टिंग फोर्स ही होगा, रेजिस्टिंग फोर्स ही होगा, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स अब एक्चुअल में बराबर होता है अप्लाइड फोर्स से, क्योंकि बॉडी दो पार्ट अलग नहीं हो जाएगा, जब दो पार्ट अलग हो जाएगा तभी तो आपका रेजिस्टिंग फोर्स खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब तक बॉडी डिफॉर्म होता है तब तक क्या होता है, जैसे मान लो ने कैपिटल पी फोर्स अप्लाई किया, कैपिटल पी फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, इसकी लेंथ में चेंजमेंट आएगा, लेकिन कुछ चेंजमेंट होने के बाद बॉडी का चेंजमेंट रुक जाएगा। रुकने का मतलब क्या है कि बॉडी ने इसी अमाउंट, इसी के इक्वल क्या कर लिया है, एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट कर लिया, जिसको मैं पी डैश बोल रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखें स्ट्रेस से हमेशा मैं रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पर या कभी भी आप स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल रहता है रेजिस्टिंग फोर्स, इसलिए यहाँ पर हम ये बात कह लेते हैं कि पी अपॉन एरिया। लिखना चाहिए हमको यहाँ पर क्या, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर पी डैश होना चाहिए, लेकिन वो पी डैश एक्चुअली में जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स है वो बराबर होता है एक्सटर्नल फोर्स के, इसीलिए हम क्या ले लेते हैं, चले लेंगे हम ले लेंगे इसको रेजिस्टिंग फोर्स जगह पर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम स्ट्रेस निकालेंगे तो हमेशा रेजिस्टिंग फोर्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेसिव की। तो कंप्रेसिव केस में क्या हो जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है, कंप्रेसिव केस में क्या हो जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है इसे क्या कर देंगे, कंप्रेस कर दीजिए।
जब इसको कंप्रेस कर देंगे आप तो ये बॉडी क्या होगा, इसका जो बॉडी का इसका लेंथ होगा वो लेंथ डिफॉर्म होना शुरू हो जाए। डिफॉर्म का मतलब होता है बॉडी की लेंथ बढ़े या कम। अब यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी की लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। जब बॉडी की लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी बॉडी डिफॉर्म होगी। अब यहाँ पर एक बात समझना है हमको कि जब कंप्रेसिव की बात कर रहे हैं तो देखो फोर्स का डायरेक्शन की तरफ है, बॉडी की तरफ। टेंसाइल डायरेक्शन की तरफ होता है बॉडी से बाहर की तरफ, ठीक है, यानी कि बॉडी से बाहर की तरफ। अब कंप्रेशन क्या, बॉडी के अंदर की तरफ। जब कंप्रेशन बॉडी के अंदर की तरफ होगा तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। और जब कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो क्या बोलेंगे हम, कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन होगा ये भी नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी कहलाएगा सिंपल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस, बट कैसा है, कंप्रेसिव। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर जो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी जब आप बात करोगे कि भाई इस पे भी क्या होगा, एक रेस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा, ये अंदर की तरफ है तो क्या होगा, रेस्टिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, पीडीएस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन होने के बाद बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेशन रुक जाएगा। तो यानी कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो रेस्टिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। और अगर एलिमेंट की बात करोगे तो एलिमेंट पे जो लगेगा, एलिमेंट पे जो लगेगा स्ट्रेस, एलिमेंट पे जो स्ट्रेस लगेगा, देखो एलिमेंट वो छोटा होता है उसको मैं बड़ा कर दिखाने लगता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट पे जो लगने वाला स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बात करते हैं सी स्ट्रेस की, अब बात करते हैं सी स्ट्रेस की। तो सी स्ट्रेस को मैं वैसे भी लास्ट वाले अभी टॉपिक में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेन के पैरेलल या टेंजेंट जब कभी कोई फोर्स लगता है तो वो होता है शियर फोर्स। उस शियर फोर्स को उस पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड कर दिया जिस प्लेन के टेंजेंट वो लग रहा है, तो वो प्लेन सीधे डिवाइड कर दोगे शियर फोर्स को तो क्या मिल जाएगा हमको, सी स्ट्रेस मिल जाएगा। ओके, जैसे ये जो आपका एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये वाला एग्जाम्पल वो क्या था, सी स्ट्रेस का। तो समझ में आ गई सिंपल स्ट्रेस में कौन कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और सी स्ट्रेस। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस। तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब किसी मेंबर में आप लोड कैसा अप्लाई कर रहे थे और वो स्ट्रेस क्या हुआ, इनडायरेक्टली इंड्यूस हो जाए बॉडी के अंदर। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो बॉडी में आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया और उस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया था, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आपको स्ट्रेस मिल रहा है, ठीक है। सी स्ट्रेस में क्या है, सी स्ट्रेस में क्या किया आपने, पर्टिकुलर उस प्लेन के टेंजेंट आपने फोर्स अप्लाई किया था, तो उसी प्लेन के टेंजेंट फोर्स अप्लाई करने पर वहां पर शियर फोर्स मिला और शियर फोर्स को जब आपने उसके एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, सी स्ट्रेस मिल गया। क्या मिल गया आपको, सी स्ट्रेस मिल गया। यानी एरिया मतलब जो जो आपका बोल्ट का एरिया होगा उस एरिया में आप शियर फोर्स को डिवाइड कर दीजिए, शेयर फोर्स में उस एरिया को डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब मैं बात कर रहा हूँ बेंडिंग की, तो कोई अगर बीम है, जैसे मान लीजिए एक मैं बीम ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस बीम को मैंने बेंड कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, बेंड कर दो। जब बेंड कर दोगे, जब बेंड कर दोगे तो बीम ऐसे बेंड हो जाएगी, बीम ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। जब बेंड हो जाएगी तो इसकी बीम में क्या होगी, एक न्यूट्रल एक्सिस होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने इस बीम के दोनों एंड पे मोमेंट अप्लाई किया। इसका एग्जाम्पल है धनुष, देखा है आपने, धनुष को कैसे किया जाता है, ऐसे मोड़ दिया जाता है, ऐसे मोड़ दिया जाता है ना, तो क्या हो जाता है, वो बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है तो उसके दोनों एंड पे क्या होता है, मूवमेंट लगा होता है। तो जब आपने दोनों एंड पर मूवमेंट अप्लाई कर दिया, अब मूवमेंट अप्लाई करने से क्या हो, ये आपका जो धनुष हो गया बेंड हो गया, यानी बीम, बीम अगर मैं बात करूँ तो बीम बेंड हो जाएगी। तो बीम का जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा, टेंसाइल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने किया तो इसको बेंड था, लेकिन बेंड करने के बावजूद जब कभी आप इसके जो भी इसका क्रॉस सेक्शन होगा, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा बी क्या बोल देंगे, सिग्मा बी को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। यानी कि आपने बीम को क्या किया था, बेंड किया था, लेकिन बेंड करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस आ गया, प्लेन क्या आ गया, प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है इसको बेंड करने की वजह से, ठीक है। अब इसको बेंड करने की वजह से शेयर स्ट्रेस भी जनरेट होगा, उसको हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर भी समझाने के लिए था कि इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, कि बेंडिंग स्ट्रेस आपका इनडायरेक्ट स्ट्रेस में आता है। और अगर किसी शाफ्ट की बात करें, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट किया टॉर्सन, जैसे मान लो हम किसी शाफ्ट की बात करें,
तो इस शाफ्ट की बात करोगे, जैसे मान लो एक शाफ्ट ले लिया हमने, इस शाफ्ट में आप क्या करो, एक टॉर्क अप्लाई करो। तो शाफ्ट में जब आप टॉर्क अप्लाई कर रहे होगे, यानी इसको घुमाओगे, ठीक है। टॉर्क मतलब क्या, टॉर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई रेडियस, मल्टीप्लाई बाई रेडियस, यार हो गया। तो आप किसी शाफ्ट को, यानी अगर यही शाफ्ट ले लिया जाए, तो इसको अगर मैं घुमाऊं तो ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, यूं घुमाऊंगा, यानी ऐसे घुमा रहा हूँ, यूं घुमा रहा हूँ ना, तो यानी कि इसके एक इधर फोर्स लगाया गया होगा टेंजेंट, और इधर फोर्स लगाया गया होगा टेंजेंट, ठीक है, इसको घुमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो इस रॉड के पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है, यानी डिफरेंट लेयर पे क्या होगा, एक स्ट्रेस इंड्यूस होगा, जिसका नाम होता है शियर स्ट्रेस। यानी टॉर्सन अप्लाई करने पर हर एक लेयर के ऊपर क्या होगा, एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है, क्या होगा, एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉर्सन की वजह से किसी शाफ्ट में जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, उसको भी क्या रखा, किस कैटेगरी में रखा गया है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस में। तो इसको हम लोग आगे जब हम लोग टॉर्सन चैप्टर पढ़ेंगे, तो स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर में, तो हमें अच्छी समझ में आ जाएगी कि टॉर्क अप्लाई करने पर किस तरीके से यहाँ पर शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है। अभी सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, कि इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस और आपका टॉर्सन, ठीक है। तो बेंडिंग से क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है या प्लेन के नॉर्मल होता है। और जो शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, जो टॉर्क अप्लाई करने पर आता है, यानी टॉर्सन, टॉर्सन में जब किसी शाफ्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे आप, तो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर क्या आएगा, शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है टॉर्सन अप्लाई करने पर, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, इनडायरेक्ट स्ट्रेस में आएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ कि जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे अपर अपर लेयर पे टॉर्क की वैल्यू कितनी है, फोर्स इंटू आर, यानी यहाँ पर जो फोर्स आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका इस तरह से प्रोसेस बनाता, तो ये रेडियस, ये कैपिटल एफ, ठीक है, और ये कैपिटल एफ, यही तो अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, ये घूमना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ये साफ रोटेट करेगा, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट लेयर होंगी। कहने मतलब ये है कि अगर मैं देखूँ, इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो क्या होगा, बहुत सारी लेयर होगी। तो जो सबसे ऊपर लेयर होगी उस पर जो है टाउ क्या आएगा, मैक्स आएगा। टाउ मतलब सीएचएस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इससे कम जो नीचे लेयर होगी तो क्या होगा, टाउ की वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, और सबसे नीचे और क्या होगी, टाउ की वैल्यू और कम आएगी, ठीक है। ये टाउ डैश हो गया, ये टाउ डबल डैश हो गया, ठीक है। और सेंटर पे, सेंटर पॉइंट पे जो टाउ की वैल्यू की क्या आएगी, जीरो आएगी। अपर लेयर पर क्या आएगी, मैक्सिमम, और जो सेंटर पॉइंट पे टाउ की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, यानी सीएचएस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्यों आएगी, कैसे आएगी, इसको हम लोग आगे देख लेंगे, जब हम लोग इसको टॉर्सन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी से समझिए क्या कहते हैं, मैंने बताया आपको सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। अब बात करते हैं कंबाइंड स्ट्रेस की। अब देखिए, सिंपल स्ट्रेस में और इनडायरेक्ट स्ट्रेस में दो केस कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट पर लग जाएगा तो किस में आ जाएगा, कंबाइंड स्ट्रेस में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका इस टेंशन हो और उसमें बेंडिंग हो रही हो तो क्या हो जाएगा, आपका कंबाइंड आ जाएगा। टेंशन के साथ में टॉर्सन आ जाए तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के साथ में क्या हो, टॉर्सन आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कंबाइंड स्ट्रेस हो जाएगा। या फिर सी स्ट्रेस लग रहा हो, ठीक है, और साथ में क्या हो, बेंडिंग हो, तो क्या तभी क्या हो जाएगा, कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा उस मेंबर पर। तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड स्ट्रेस का मतलब क्या है, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टाइप, यानी कि सिंपल स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस में दोनों वैल्यू में से एक एक कोई वैल्यू आ जाएगी, सिंपल स्ट्रेस में और इनडायरेक्ट स्ट्रेस में, तो क्या बन जाएगा, आपका कंबाइंड स्ट्रेस बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। क्या होता है स्ट्रेन, समझते हैं। देखो, स्ट्रेन को अगर समझा जाए टेक्निकली तो इसको डिफाइन किया गया है, इट इज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द मटेरियल ड्यू टू सिंपल स्ट्रेस। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पार्टिकल्स इन द बॉडी रिलेटेड टू द रेफरेंस लाइन। ओके, अगर इसी को बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके, मतलब कहने का ये है कि इट इज स्ट्रेन को डिफाइन करने का मतलब क्या है, समझिए। जो आपको यहाँ पर ये रॉड दिया गया, तो इस रॉड पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, तो जो इसका इनिशियल लेंथ था, इनिशियल लेंथ था वो क्या था आपका, मान लिया कि आपका जो इनिशियल लेंथ था वो एल एल नॉट था,
और जो इसके लेंथ में चेंजमेंट होगा वो क्या हो गया, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या मान लिया गया, ये चेंज इन लेंथ मान लिया गया। ठीक है, अभी ये समझिए रॉड का जो लेंथ बढ़ा हुआ दिखाया गया है, तो पहले रॉड का ये जो पोर्शन यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, जब ये अपने फोर्स अप्लाई किया तो इसमें क्या हुआ, डेल्टा एल का चेंजमेंट हो गया, नहीं इसके शेप में चेंजमेंट कितना है लेंथ में, डेल्टा एल, यानी कि बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। बॉडी डिफॉर्म कहाँ तक हुई, डेल्टा एल तक की। डिफॉर्म होने के बाद इसकी जो फाइनल लेंथ क्या होगी, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। ओके, तो हम स्ट्रेन को समझते कैसे हैं, अगर किसी बॉडी के ऊपर जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है और उसकी बॉडी में जो टोटल चेंजमेंट आया है वो डेल्टा है, वो बॉडी का चेंजमेंट है। बट स्ट्रेन आपको बताता है कि उस बॉडी के एलिमेंट में कितना चेंजमेंट आया है, ये कौन बताता है, ये स्ट्रेन बताता है। कहने मतलब ये है, स्ट्रेन को अगर हम समझें, ठीक है, स्ट्रेन को अगर हम समझें तो स्ट्रेन में क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, it is defined as the ratio change in length to the initial length. It is defined as the ratio change in length to the initial length. It is called strain, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपसाइलन से। ठीक है, यानी कि किसी भी अपसाइलन से करते हैं। तो अपसाइलन रिप्रेजेंट करने के बाद समझ में आएगी क्या मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब देखो स्ट्रेन को अगर हम फाइंड आउट करें तो कहने मतलब ये होता है, चेंज इन लेंथ मतलब क्या है, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और डिवाइड कर दो क्या, इनिशियल लेंथ, तो आपको ही पता है कि जब आपने लोड अप्लाई नहीं किया था तो उस समय लेंथ कितना था, उस समय था एल नॉट। ठीक है, और जब आपने बात की फाइनल लेंथ की, तो अभी जब लोड आपने अप्लाई किया तो लेंथ कितनी हो गई, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, और जो इसका इनिशियल लेंथ कितना था, एल नॉट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, यानी कि एल नॉट प्लस डेल्टा एल माइनस का एल नॉट अपॉन एल नॉट, ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। यानी कि आपने जो अभी मैं बोल रहा था कि चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल क्या, चेंज इन लेंथ है अपॉन इनिशियल लेंथ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। तो जिस तरीके से आपने स्ट्रेन अभी समझा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो वैसे ही सिमिलर आप बात कर सकते हो कि टेंसाइल स्ट्रेन हो सकता है। भाई अगर बॉडी को आप लोड अप्लाई कर रहे हो, टेंसाइल लोड अप्लाई कर दिया तो इसमें स्ट्रेन कैसा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन के लिए जो डेफिनेशन लिखाई है मैंने, देखिए समझ सकते हैं, द एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ एज शोन इन फिगर इज नोन एज ए टेंसाइल स्ट्रेन। यानी जब आप लोड अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी में टेंसाइल, तो उस लोड की वजह से जो स्ट्रेन, जो चेंजमेंट होगा बॉडी का क्या होगा, वो प्लस होगा। दैट मीन्स बॉडी की लेंथ बढ़ेगी, तो वो जो बढ़ी हुई लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड ए टेंसाइल स्ट्रेन। अब मैं बात करता हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेन की। तो सेकंड जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करूँ, दैट मीन्स इसी को उल्टा कर दीजिए। यानी लोड आप क्या कर रहे थे, अभी तक टेंसाइल अप्लाई कर रहे थे, आप क्या कर दीजिए, कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर दीजिए। जब कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो बॉडी की लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, और बॉडी की लेंथ डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव है। तो वही साइन यहाँ लगा हुआ नेगेटिव, वही साइन लगा हुआ नेगेटिव। अब देखो इसको समझेंगे कैसे, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी लेंथ कितनी एल है और आपने क्या किया, एक कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर दिया, मान लिया कैपिटल पी आपका क्या है, कंप्रेसिव लोड है। इस कंप्रेसिव लोड को अप्लाई करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालना है। कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई सी से। चलिए अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, बॉडी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि बॉडी की लेंथ क्या हो गई, लेंथ कम हो गई। बॉडी की जो लेंथ कम हुई है, मान लिया कि यहाँ और यहाँ
दोनों साइड जो लेंथ कम हुई है वो कितनी हुई है, डेल्टा एल हुई है। कितनी हुई है, डेल्टा एल। डेल्टा एल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अब डेल्टा एल लेंथ कम हो गई तो अब फाइनल लेंथ कितना बचा, पहले जो इसका इनिशियल लेंथ था, पहले जो इसका इनिशियल लेंथ था, पहले जो इसका इनिशियल लेंथ था वो कितना था, वो एल था। अब जो फाइनल लेंथ है, अब जो क्या है फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ क्या है, एल में से डेल्टा एल क्या कर दोगे, घटा दोगे, वही तो आएगा फाइनल लेंथ। भाई पहले बॉडी क्या लेंथ ज़्यादा था, कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया, लेंथ कम हो गया। तो अब अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करोगे तो ई सी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज ए फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाई फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ। तो L माइनस डेल्टा एल में से सब्ट्रैक्ट किया जाए इनिशियल लेंथ को और अपॉन क्या कर दो L। तो देखो यहाँ से अब इस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, माइनस का डेल्टा एल डिवाइड बाई क्या मिलेगा, L। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट क्या मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इफ द अप्लाइड फोर्स इज कंप्रेसिव देन द रिडक्शन ऑफ द लेंथ पर यूनिट लेंथ इट इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो डेल्टा एल था वो पूरी बॉडी में चेंजमेंट था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपने फाइंड आउट किया है ये स्ट्रेंथ, ये बताता है कि एलिमेंट में कितना चेंजमेंट है। देखो समझो इस बात को, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर कि डेल्टा एल तो पूरी बॉडी में चेंजमेंट था, होल बॉडी में चेंजमेंट क्या था, डेल्टा एल था। ठीक है, लेकिन जब आपने डेल्टा एल अपॉन एल को फाइंड आउट किया, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसको एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करता हूँ। डेल्टा एल मैंने मान लिया 1 mm था और इसकी जो लेंथ थी, जो इसकी लेंथ थी वो कितनी थी, 10 mm थी। ठीक है, आप समझने की मेरी बात कोशिश करिएगा। ये मान लिया कि इसकी जो लेंथ थी वो 100 mm थी। 100 mm में आपने जो लोड अप्लाई किया कैपिटल पी, लोड अप्लाई किया कैपिटल पी, उस पी को अप्लाई करने के बाद जो चेंज मिला डेल्टा एल वो कितना है 1 mm। अगर मैं इसको सॉल्व करूं यानी कि 1 mm डिवाइड बाई 100 mm, अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी, 10 की पावर माइनस 2 आएगा, 10 की पावर माइनस 2 आएगा। यानी कि अगर आपको समझना, अगर समझें कि आपने क्या किया हुआ है, आपने जब सॉल्व किया इसकी वैल्यू को तो स्ट्रेन की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 0.01, ये क्या निकल गया है, स्ट्रेन निकल गया। ध्यान रखिए स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है, दिस इज द यूनिट, यूनिट इसकी नहीं होती स्ट्रेन की। क्यों नहीं होती है, देखो ऊपर भी mm था नीचे भी क्या था, mm था, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा एल की वैल्यू क्या mm में होगी, एल भी क्या होगा, mm में होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप समझते हैं इसकी बात को। देखो डेल्टा एल चेंजमेंट था 100 mm में, डेल्टा एल यानी कि जो आपका 1 mm चेंजमेंट था वो 100 में हुआ था। स्ट्रेन ये बताता है कि जो आपका एलिमेंट है ना, छोटा सा जो पार्टिकल है, उसके 1 mm में इतना चेंजमेंट हुआ होगा। मेरी बात समझ में आई, क्या मतलब होता है स्ट्रेन का, स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि जो आपने बोला डेल्टा एल 1 mm है, यानी कि ये तो होल बॉडी में चेंजमेंट हुआ है इस कैपिटल पी फोर्स अप्लाई करने की वजह से। जो कि पहले लेंथ 100 mm थी उसकी लेंथ में कितना चेंजमेंट आ गया, 1 mm का। ये कंप्रेसिव बार अलग है। अब ये बताता है स्ट्रेन की जो इसकी एलिमेंट है यानी 1 mm में जो चेंजमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, 0.01 का। जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेस के बारे में, होल बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, पी, कितना लग रहा है, पी। लेकिन अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ यानी स्ट्रेस की बात करता हूँ और स्ट्रेस मान लो आ गया 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो यानी यूनिट एरिया में, यानी यूनिट एरिया कितना एरिया, यूनिट यानी इस पॉइंट से भी छोटा एरिया होगा, ये जो पॉइंट मैंने बनाया हुआ इस पॉइंट से भी छोटा होगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, यूनिट एरिया, क्योंकि एम स्क्वायर लगा ना। तो यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस क्या बताता है कि यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है वही बताता है स्ट्रेस। क्लियर,
बात समझ में आ गई? तो इतना कंसेप्ट समझने के बाद आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा जो थर्ड स्ट्रेन है, क्या है? शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को मैंने क्या बताया था कि पहले हमने क्या समझा कि स्ट्रेन क्या होता है, जिसको हम अभी समझ रहे थे, टेंसाइल स्ट्रेन हो या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। अब जो शियर स्ट्रेन है वो किसी वजह से आएगा, वो शियर स्ट्रेस की वजह से आता है। तो अगर हम ये देखें कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर शियर फोर्स अप्लाई किया गया है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर शियर फोर्स अप्लाई कर दिया गया, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर शियर फोर्स अप्लाई कर दिया गया, जैसे मान लो मान लिया एक बॉडी है ये, ठीक है, और इस बॉडी पर एक शियर फोर्स अप्लाई कर दिया गया, एक शियर फोर्स अप्लाई कर दिया गया। तो नीचे बॉडी फिक्स था, नीचे बॉडी क्या फिक्स है, तो जब इसको इधर अप्लाई करोगे, मतलब कि आपने अप्लाई किया है, तो ये राइडर जब लगेगा तो ये इस क्रॉस सेक्शन में पास होता हुआ कहाँ पर यहाँ पहुँचेगा, ये अपने आप यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट पर एक ऐसा शियर फोर्स क्रिएट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे रेस्टिंग शियर फोर्स, यानी कि जहाँ फिक्स होगी बॉडी वहाँ पर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा शियर स्ट्रेस क्या होता है, वैसे कपल में लगता है, कपल में लगता है, अकेले नहीं लगता है, कपल में लगता है। तो देखिए ये फिक्स थी बॉडी, अगर फिक्स नहीं होती, अगर नॉर्मल बॉडी होती तो एक फोर्स हम ऐसे लगाते हैं और एक फोर्स हम ऐसे लगाते हैं, यूँ, तब आता उस बॉडी के प्लेन के टेंजेंट शियर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब शियर फोर्स आया तो मैं इसको अगर एलिमेंट में देखूँ, यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे छोटे छोटे, एक एलिमेंट बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, एक एलिमेंट बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये एलिमेंट अगर मैं निकालता हूँ तो छोटा सा एक एलिमेंट है, इसको मैं लार्ज करके दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सा होता है एलिमेंट। तो यहाँ पर ये शियर स्ट्रेस आएगा, क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, और शियर स्ट्रेस आएगा तो ये जो पोर्शन है इसका, जो अपर वाला पोर्शन है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका, ये इधर मूव कर जाएगा और ये पोर्शन किधर, इधर मूव कर जाएगा, यानी थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा। जो मैंने इस पेन का यूज़ किया हुआ है, तो ये आप देख रहे हो कि ये जो ए पॉइंट था ये ए डैश पहुंच गया है, ये जो बी पॉइंट था ये कहाँ पहुंच गया, बी डैश पहुंच गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? नीचे लोग मैंने क्या मान लिया था, फिक्स मान लिया था। अब यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर अगर हमको ये फाइंड आउट करना है, अगर मैं इसको देखो जनरली तो फाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने डायग्राम में गामा से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो आप गामा से भी कर सकते हो, ठीक है, गामा से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब फाइंड आउट करते हो सी स्ट्रेन, तो सी स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ पर 10 फाई निकाल दो, क्या निकालोगे, 10 फाई निकालोगे, ठीक है, आप क्या निकालोगे, 10 फाई निकालोगे। तो आप जब 10 फाई फाइंड आउट करोगे तो 10 फाई इक्वल क्या लिख पाएंगे आप, भाई देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और ये एंगल कितना है, फाई एंगल है, इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो आप बोल सकते हो ए डैश डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। अब 10 फाई ए डैश अपॉन ए सी। अब क्योंकि 10 फाई किसका हो जाएगा, फाई की, क्यों फाई की, क्योंकि फाई क्या है, वेरी स्मॉल, फाई क्या, वेरी स्मॉल। जब फाई बहुत छोटा होगा तो फिर 10 फाई को क्या लिख पाएंगे, फाई, तो यहाँ से निकल के आएगा फाई इट इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए सी, दिस इज ए शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन को डिफाइन कैसे किया गया है ये समझते हैं, यानी कि जब आप जिस प्लेन पर आपने फोर्स अप्लाई किया था, या जिस प्लेन पे आपने शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो, जिस प्लेन पे आप शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो उसमें जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है वो आपका उसके परपेंडिकुलर लेंथ में, जब हम उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालते हैं, समझते हैं। व्हेन ए फोर्स कैपिटल पी इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द एलिमेंट शोन इट्स एज डिस्प्लेसमेंट टू डॉटेड लाइन, यानी कि
जो आपने किसी बॉडी को कैपिटल पी फोर्स अप्लाई किया, उस पी फोर्स अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, उसके एलिमेंट को देखा, एलिमेंट में देखा कि ये डेल्टा उसके जिस प्लेन पर हमने फोर्स अप्लाई किया उस प्लेन पर डेल्टा डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंट की। ठीक है, क्या हो गया, डेल्टा डिफॉर्मेशन हो गया। ये डेल्टा इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसा डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल ऑफ द अपर फेस, ऑफ द अपर फेस। ठीक है, अब ये अपर फेस जो आपने फाइंड आउट किया हुआ है, अगर मैं इसको इस लेंथ जो आपको एल दिख रही है, ठीक है, ये जो आपका फेस दिख रहा है, ये तो आपका अपर फेस हो गया, और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एक और लेंथ एल। तो इसके रिलेटिव में जब आप फाइंड आउट करते हो तो दिस इज कॉल्ड ए शियर स्ट्रेन। यहाँ पर गामा से प्रेजेंट किया हुआ है, अभी मैंने आपको 5 जिससे बताया था। तो शियर स्ट्रेन का मतलब क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि टेन फाइव इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल हो जाएगा। अब डेल्टा अपॉन एल आपको पता है, अब टेन फाइव इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल या टेन गामा इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल लिखेंगे। अब टेन गामा यहाँ पर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। जब आप कभी शियर फोर्स लगाओगे किसी मेटल के ऊपर तो क्या होगा, देखो बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में, तो बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होगा, तो ये जो गामा है, गामा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। गामा की वैल्यू बहुत कम होगी तो टेन गामा को हम गामा लिख पाएंगे। तो टेन गामा को गामा जब लिख पाएंगे तो वहां हमें लिखा हुआ गामा इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आप क्या करिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप क्या करिए, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आप टेन गामा फाइंड करिए। तो टेन गामा इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, डेल्टा डिवाइड बाई एल, और गामा क्या है, वेरी स्मॉल। तो हम टेन गामा को क्या लिख पाएंगे, गामा लिख पाएंगे। तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं, गामा इट इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल। गामा क्या है, इसी गामा को हम क्या बोल देंगे, इसी गामा को हम बोल देंगे शियर स्ट्रेन। यानी किसके से बीच में रिलेशन, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका लैटरल सरफेस पर ऑफ द अपर सरफेस, ठीक है, टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ होगी एल, ठीक है, उसके रिलेशन में रिलेटिव में जो हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो वो हमें क्या निकाल कर देगा, शियर स्ट्रेन निकाल कर देगा। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए, अब शियर स्ट्रेन समझने के बाद, या फिर कभी इसको आप चाहो तो शियर स्ट्रेन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे एक बार, जब हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से निकाल पाएंगे लोग शियर स्ट्रेन। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन पढ़ रहे थे तो हम समझने का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आप स्टडी कर लेते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग देख लिया जाए, a relationship similar to that for length change hold for three-dimensional volume changes for volumetric strain. The relationship is, volumetric strain को किससे करना है, ई वी से कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि जो पहले वॉल्यूम था और जो बाद में वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या, कि मान लिया कि पहले वॉल्यूम वी था और अब वॉल्यूम क्या हो गया, वी नॉट हो गया चेंज होने के बाद। यानी कि जब भी आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कुछ भी किया, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंजमेंट हुआ वो कितना होगा, बी नॉट हो गया। तो बी में से जब बी नॉट घटाओगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। और अपॉन, अपॉन क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम, अपॉन में क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, बी आपका क्या था, मैंने वी नॉट क्या आपका इनिशियल वॉल्यूम है, और वी क्या है आपका चेंज होने के बाद जो वॉल्यूम है। तो आपने क्या किया है कि अगर किसी बॉडी में वॉल्यूम को चेंज किया गया है तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया किसी बॉडी का, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वी नॉट क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था, और वी क्या हो गया, बढ़ने के बाद हो गया। तो वी में से वी नॉट घटाओगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। अपॉन क्या कर दोगे, इनिशियल वॉल्यूम, यानी वी नॉट क्या था, इनिशियल वॉल्यूम। तो आपने यहाँ पर क्या कर लोगे, इसी तरीके से आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड कर लोगे, यानी कि डेल्टा वी क्या आपका चेंज इन वॉल्यूम है और वी नॉट क्या आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुझको लगता है जो ये हमने आज स्टडी किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, यानी फर्स्ट यूनिट में सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझा है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को समझा है, टाइप ऑफ स्ट्रेस को समझा है, टाइप ऑफ स्ट्रेन को समझा है। ठीक है, तो जैसा भी आपको यहाँ पर इस चीज़ों को समझने के बाद
लगता है, यानी कि कुछ कंसेप्ट आपको मिल गया होगा जिससे आप काफ़ी हेल्प होगी आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में और कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक था स्टैंडर्ड मटेरियल में जिसको मैंने आप स्टडी कराया, समझाया है। इसके बाद क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जब आप कहते हैं आगे के चैप्टर स्टडी करेंगे, देन आपको चीज़ें आसानी समझ में आएंगी और आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन और CST समझने के बाद आप काफ़ी, कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये बेसिक होता है, हर जगह आप यही स्ट्रेस की बात करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नाम ही है चैप्टर पे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, तो इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद समझिए, समझने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जैसा भी वीडियो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।